द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड फोर्थ टर्म है एंगल ऑफ डिफरेंशियल। तो ये तीन टर्म हमें याद रखने पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, देखो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन, एक लाइन है। लाइन ऑफ साइट क्या है, एक लाइन है दैट ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। कुछ भी हो सकता है, काइट है, फ्लावर है, कुछ भी है, ठीक है। तो हम काइट मान लेते हैं, क्या है, काइट है, राइट। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का आई कहाँ है, यहाँ, राइट। तो हम देखते हैं कहाँ से, नाक से तो देखेंगे नहीं, मुंह से तो देखेंगे नहीं, आंख से ही देखेंगे, राइट। तो आई से, ठीक है, उस पॉइंट कहां तक हम देख पा रहे हैं, ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं, मान लो हम इस काइट को देख रहे हैं, काइट की काइट में भी कहाँ देख रहे हैं, काइट के ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको देख रहे हैं, या काइट का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको देख रहे हैं। तो जिसको देख रहे हैं उस पॉइंट से ऑब्जर्वर का आई, पॉइंट से ऑब्जर्व, मान लो तो मैं इसको क्या देखूँ, ये पूरा क्या है, एक पूरा एक मार्कर है। तो इस मार्कर को मैं पूरा तो नहीं देख रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मैं इस बॉटम को देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इस ढक्कन को देख रहा हूँ, राइट, इस ढक्कन को देख रहा हूँ। तो आई से, मेरे आई से उस ढक्कन, राइट, इसका जो ढक्कन है उसके डिस्टेंस जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। समझ में आया। दूसरा चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड टर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal where it is above the horizontal above level। तो देखो कोई भी चीज होता है तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लो ये हमारा था लाइन ऑफ साइट, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर का आई था और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। तो वो जो लाइन हमने ड्रॉ किया दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब बताता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू, इट इज द एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल है जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में होता है। मान लो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल ये, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब क्या, सीधा, आई से जो हम सीधा देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, राइट, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एकदम ये वाला स्ट्रेट, आंख से जो सीधा होता है, राइट, स्ट्रेट लाइन, ऑब्जर्वर की जो स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। आई के स्ट्रेट लाइन में जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और यहाँ से यहाँ जो हो गया लाइन ऑफ साइट हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इनके बीच का लाइन ऑफ साइट, देखो अब समझ में आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दैट इज एंगल थीटा इज ए एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लो हम कहीं ऊंची चीज पे हैं बैठे हुए, मान लो यहाँ पे फ्लोर है, कई फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्लोर पे है। किस कौन से फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे, बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पे, राइट। तो हम यहाँ से बैल्कोनी के सामने आएंगे यहाँ पे, राइट। तो क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू, इट इज एन एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी यहाँ से हम जो देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये होगा, सीधा सीधा होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, हमेशा
आई साइड से स्ट्रेट में होता है, तभी इसे क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, आई से हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब हम मान लो यहाँ पे कोई नीचे चीज है, यहाँ पे कोई कुछ पड़ा है, मान लो गेंद पड़ी है या फ्लावर है। ठीक है, चलो गेंद ही मान लेते हैं, यहाँ पे गेंद पड़ा है। राइट, तो ऊपर से देखेंगे इसको, तो बॉल को देखेंगे ना, तो बॉल और आई साइड इनके बीच लाइन जो होती है क्या होगा, हम लोग पढ़े थे, ये लाइन ऑफ साइट होता है। राइट, ये तो पढ़े थे, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ये नीचे, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, और नीचे से आदमी तो ऊपर भी देखता है ना। देखो हम क्या नीचे सिर्फ ऊपर ही देखते हैं, नीचे भी तो देखते हैं। लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर भी होता है और ऊपर से नीचे भी होता है। राइट, तो जब ऊपर से नीचे होगा तब जो एंगल बनेगा ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी तीन चीज समझ में आया, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से मैं समझाता हूँ। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, आदमी जहां पे खड़ा होता है, कोई व्यूअर कहीं पे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ देख रहा है। राइट, और उस जैसे ये चीज मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऐसे अगर ये नीचे है तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे आई से लेके इस ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट को हम देख रहे हैं, उनके बीच जो लाइन, सीधी लाइन होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और मान लो ये अब नीचे है तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे भी क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। तो लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट ऊपर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट नीचे भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊंचे की ऊपर की तरफ। तो जब भी हम लाइन ऑफ साइट, देखो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा, जब भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल के लाइन ऑफ साइट जब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन पे आएगा। तब उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट, देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। राइट, ये देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ है, ऐसे, है ना। तो देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से ये ऊपर था, तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है तब वो बताया जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप समझ में आया होगा। पॉइंट ऑफ ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब एक टावर है, सीधी बात हमें दिख रही है कि एक टावर है। मान लो यहाँ पे एक टावर है, क्या है, टावर है, ये क्या है, एक बड़ा सा टावर है। राइट, तो वो बता रहा है जिसका ये बी है और ये सी है, या ए मान लेते हैं, ए इसका टॉप पॉइंट हो गया टावर का, और बी एकदम ग्राउंड पे है, मतलब ये ग्राउंड है। राइट, ये क्या है, ग्राउंड है। तो क्या बता रहा है, पॉइंट ऑन ग्राउंड, मान लो ग्राउंड पे वो पॉइंट कितना है, बी है। राइट, उससे फुट बता रहा है मतलब नीचे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू द टावर इज 30 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हम यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो ये लाइन जोड़ेगा, ये हुआ लाइन ऑफ, ये जोड़ोगे तो लाइन ऑफ साइट होगा, और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ये दिखता है 30 है। ठीक है, टावर के ऊपर एक टैंक रखा गया है, तो टैंक का भी तो कोई हाइट होगा ना, राइट। तो इस टैंक के ऊपर मानो यहाँ पे टावर रखा है जिसका हाइट यहाँ से यहाँ तक है, सी है। इसको मान लो सी, इसको मान लो ए, राइट। तो ये क्या है, ए सी क्या हो गया, टावर हो गया, सॉरी टावर के ऊपर क्या हो गया, वाटर टैंक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वाटर टैंक, राइट। तो जब हम वाटर टैंक के ऊपर इस नीचे से हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे से यहाँ पे देखते हैं, तो एंगल कितना हो रहा है, 45। देखो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, ए सी वाटर टैंक है, तो इसका टॉप हो गया ए। तो इस टॉप पे जब हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे, तो ये कितना हो रहा है, ये पूरा एंगल हो रहा है 45। क्लियर है चीज, क्या बताया मैंने, फिर से समझो कि ए बी सी एक टावर है, राइट, बीसी एक टावर है। तो इस टावर के फूट से, इस टावर के फूट से 40 मीटर, मतलब यहां से यहाँ क्या है 40 मीटर, ये क्या है 40 मीटर, इतना दूर, इतना दूर से आके एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है टॉप का, यहाँ से यहाँ टावर है, इस बीसी क्या है, टावर है, और टावर से हम 40 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, टावर से हम 40 मीटर दूर आके जब हम देखते हैं उसको टॉप को, राइट, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। समझ में आया वाला चीज। हाँ। दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, यानी इसके ऊपर बीसी क्या था, टावर था, इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा गया, तो वहीं से, मतलब टावर के फुट से 40 मीटर अवे, वहीं से जहां से हमने इस टॉप को देखा था, उसी जगह से हम क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर रखे हुए टैंक जो है, ये वाटर टैंक, क्या है ये, वाटर टैंक है। और ये क्या था, ये था हमारा टावर, ठीक है, राइट। तो टावर के फुट से 40 मीटर से जब हम दूर से देखते हैं टॉप पे, तो 30 डिग्री हो रहा है, और फिर वहीं से जब हम टावर के ऊपर के वाटर टैंक को, जब वाटर टैंक के टॉप को जब देखते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा उस समय, 45 हो रहा है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमें पता क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट पता करना है। हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा, राइट, और डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, यानी वाटर टैंक का भी डेप्थ, मतलब गहराई पूछा, मतलब इसका भी हाइट ही पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। इसके निकालने के लिए हमने कहा था क्या है, सब कुछ तो पता चल गया, तो हमें क्या देखना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखना पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, किसका दो, इन दो साइड की बात हो रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें पता चलेगा, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बन रहा है मान लो, राइट, ए बी सी की बात करो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो एक तो 40 मीटर दे दिया है, ये 30 दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा, ये और ये, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टैन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या आएगा, टैन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, टैन होगा। चलो देखते हैं, टैन 45 की बात करते हैं, चलो टैन 45 की बात करते हैं, टैन बड़ा वाला एंगल है, ठीक है। हाँ।
तो क्या होगा, बी डी ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर हो गया बी डी और ए बी क्या हो गया बेस। तो ये क्या हो गया tan 45 हो गया, ठीक है। हाँ राइट, चलो tan 45 मतलब 1, tan 35 का वैल्यू होता है 1। बी डी क्या है, बी डी का हाइट कितना है नहीं मालूम है, तो इसके लिए मान लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाइट तो नहीं मालूम है, देखो बी डी है ना, बी डी, ए बी का तो मालूम है, देखो ए बी का 40 मीटर, ए बी का 40 मीटर, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी है, ए बी की जगह हम 40 मीटर लिख सकते हैं, देखो ए बी 40 मीटर। लेकिन बी डी देखो, बी डी मतलब ये लाइन, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, टावर का हाइट h1 है और टावर के ऊपर तो ये टैंक है, वाटर टैंक, उसका h2 है। क्लियर, यानी ये दोनों मिला के क्या हो जा रहा है, हाइट हो रहा है बीडी का, यहाँ से यहाँ जो कि h1 है और फिर यहाँ से यहाँ जो कि h2 है। समझ में आया। हाँ तो हम tan 45 के बदले 1 लिखेंगे, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और बीडी के बदले हम लिखेंगे h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है 40, ए बी का वैल्यू कितना है 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 41 या 40, तो h1 देयरफॉर क्या मिल गया, h1 प्लस h2 इक्वल टू 40, राइट। यानी ये दोनों हाइट मिला के पता चल गया कि h1 मतलब BC और CD इन दोनों को जोड़ दोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 40 होगा, ये तो पता चल गया 40 मीटर। चलो ठीक है, पहला चीज पता चला, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेते इक्वेशन 1, दिख रहा है, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं दूसरा, दूसरा दूसरा भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, तो tan इस तरह करेंगे, tan 30, tan 30 मतलब फिर से वही चीज, अभी छोटा वाला आ गया, पहले बड़ा वाला था अभी छोटा वाला आ गया, तो इसमें भी क्या होगा बीडी की जगह क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये है, और ये क्या है सी बी परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी क्या हो गया बेस हो गया, तो लिख दो tan 30 मतलब सी बी और ए बी, राइट। सी बी का वैल्यू होता है h1, राइट, और ए बी का वैल्यू है 40, और tan 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h1 by 40, राइट। tan 30 का वैल्यू होता है 1/3 इक्वल टू h1, ठीक है, इक्वल टू h1 by 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इससे h1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, √3 से, और 40 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो आगे करते हैं, देखो ये वाला h1 √3, h1 √3 इक्वल्स टू 40 बन जाए 40। समझ में आया। अब h1 को अगर h1 के साथ 3 है तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड, कल भी हम किए थे पिछले वाले वीडियोस में भी 40/3 आ गया। अब रैशनलाइज करेंगे इसको, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे √3 को ऊपर और नीचे से, तो क्या मिलेगा h1 देखो 40 √3 √3 इंटू √3, क्या किया हमने √3 को रैशनलाइज किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √3 मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर से और √3 मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर से, तो मल्टीप्लाई करने से h1 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 40 √3 ऊपर और नीचे 3 से 3 आ जाएगा, तो यहाँ 40 h1 का वैल्यू हो गया 40 √3, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.1 23.1
1 मीटर। ठीक है, h1 का वैल्यू आ गया। तो h1 क्या है, देखो h1 क्या है, हाइट ऑफ ए टावर। तो पता चल गया हाइट ऑफ ए टावर, राइट। h2 का निकालना है, डेप्थ ऑफ द टैंक, मतलब टैंक का भी टावर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने देखा था h1 प्लस h2 इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h1 का वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ h1 इन इक्वेशन 1 वी गेट h1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 23.1 प्लस h2, h2 का वैल्यू नहीं मालूम हमें, इक्वल्स टू 40, राइट। अब क्या करेंगे, ये इधर लेके जाएंगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस करो, h2 इक्वल्स टू 40 माइनस 23.1.9 मीटर, राइट। तो h2 क्या था, h2 का वैल्यू कितना आया, 16.9, और h2 क्या था, वाटर टैंक का हाइट। तो दोनों मिल गया हमें, देखो द डेप्थ ऑफ द टैंक भी पता चल गया। अगर ये दोनों चीज आ गया तो ये धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और ये आएगा तब क्वेश्चन को डीपली समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक हमें पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम इस चीज को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड सेकेंड draw, to able to draw the picture, right। ये दो चीज हमें बहुत जरूरी है। चलो कर लो। तो जैसे मैंने अभी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देख लो, कि द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड, यानी एक लेवल है, मतलब ग्राउंड है, ठीक है, और उस पे क्या है, ग्राउंड पे टावर है, ठीक है, ग्राउंड पे क्या है, एक टावर है, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। उस पॉइंट से क्या होता है, when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 to 30 degree। तो मान लो हमारे पास ये टावर है, ठीक है, हाँ, ये भी एक टावर है, और सूर्य की रोशनी जब थी तो इसका क्या था, जो शैडो था यहाँ पे था, शैडो यहाँ पे पड़ रहा था 45 डिग्री, 45 डिग्री पे था शैडो, ठीक है। हाँ, तो उस समय डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे दिया, देखो 10 मीटर, लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ सी तक आने में 10 मीटर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे एक सन था मान लो, तो इसका जो शैडो पड़ रहा है, टावर का जो शैडो है, वो शैडो से कितना दूर तक जा रहा है, 10 मीटर दूर तक उसका शैडो बन रहा है। क्लियर हुआ। और सब दूसरा क्वेश्चन में जब सन का पोजीशन चेंज होता है, सन तो कांस्टेंट नहीं रहता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, 45 से कहाँ चला जाता है, 30 में चला जाता है, मतलब शैडो और लंबा हो जाता है, शैडो और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, शैडो इंक्रीज हो गया यहाँ तक, और तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30। क्लियर। हाँ, ठीक है, यही चीज बताया गया कि द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, शैडो
of a vertical tower on a level ground, ये है level ground increases by 10 मीटर। लेवल पे क्या, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, 10 मीटर इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ डिस्टेंस बता दिया 10 मीटर, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड जब चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो 45 था, वहां से 45 से सॉरी 30 हो गया, राइट। यहाँ पे नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, यहाँ पे कितना आया नहीं मालूम है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितना है टावर का। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। चलो तो इसको कैसे करेंगे, अब भी वही, इसको क्या मान लेंगे, d को मान लेंगे x, राइट। तो यहाँ भी वही चीज है, एक बेस है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो छोटा वाला अगर लेते हैं पहले, ये वाला, तो चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या मिल रहा है देखो, tan 45, tan 45 मतलब दिस बाय दिस, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, क्यों बी सी, ये तो ए बी बाई बी सी, क्या बोले, ए सी बोले, ए बी बाई ए सी, अगर साइन चीज को यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो tan tan मतलब क्या होता है, tan का क्या था, tan का क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही तो था, लगभग आ गई। हाँ, तो tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 45 का वैल्यू मालूम है हमें, 1 होता है। ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, एच माना है हमने, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, और बी सी मतलब tan, बी सी मतलब tan, बी सी का वैल्यू कितना है 10 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा 10। तो यहाँ से हाइट पता चल गया, क्या पता चल गया, हाइट पता चल गया। तो नहीं, ये नहीं, ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, मैं बता रहा हूँ किस लिए होगा, क्योंकि बता रहा है यहाँ पे जो बताया था, ये बता रहा है ना, इंक्रीजेज हो रहा है, कितना रखे 10 मीटर, राइट, मतलब 10 मीटर ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीमेंट क्या हुआ, पहले यहाँ 45 था, 45 से इंक्रीमेंट हुआ शैडो का, शैडो तो इंक्रीमेंट होगा ना, शैडो लेंथ लेंथ में बड़ा होगा, तो ये जो इंक्रीमेंट है ये दे दिया है एक्स, ये वाला, और ये कितना है एक्स है, बीसी कितना होगा एक्स होगा, तो एच का वैल्यू क्या आया एक्स है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कंफ्यूजन है या समझ में आया, समझी, ओके। कुछ दिक्कत है ना, नहीं समझ रही है या समझ रही है, पहले बताओ, समझ में आ गया। आ रहा है। हाँ। देखो ये जो इंक्रीमेंट दिया है ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट देखो बता दे रहा है यहाँ पे कि 10 मीटर है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये तो यहाँ पे फिक्स था 45 था, लेकिन जब ये बढ़ रहा है तब ये लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसीलिए क्या हो गया 10 मीटर ये वाला होगा, ठीक है।
जो इंक्रीज हुआ है, जब चेंज हुआ है तब ना इंक्रीज होगा। सन जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो शैडो भी क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा, बस इसका शैडो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय 10 मीटर। ये शैडो पड़ रहा है, इसका शैडो जो ग्राउंड पे पड़ रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 10 मीटर। मतलब ये वाला सी डी जो है वो 10 मीटर है, बीसी नहीं मालूम, तो बीसी को एक्स मान के किया, तो ये हाइट किसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया। अब इक्वेशन 1 दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ए बी बड़ा वाला डी, ये वाला भूल जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, हमेशा राइट एंगल को बीच में लिखेंगे। ए बी क्या मिलेगा ए बी डी में, फिर वही tan 30 डिग्री और tan थीटा मतलब तो अभी पढ़े थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है, दिस वन बी प्लस सी और सी प्लस डी, मतलब बी डी है ना पूरा, लिख दो बी डी, राइट बी डी। चलो अब tan 30 मतलब अभी बताए थे 1/3 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू x कर सकते हैं, ए बी एच के बराबर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एच एक्स लिख सकते हैं। और बी डी क्या है, बी डी बराबर मतलब x प्लस 10 या 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। ये चीज समझ में आया, देखो हाँ। बी डी, तो बी और डी, तो बी डी के दो पार्ट है, यहाँ से बी से सी तक है एक्स और सी से डी है 10, तो ये दोनों मिलाते ही क्या है, बी डी है, इसलिए एक्स प्लस 10। क्लियर, यहाँ पे एच भी लिख हाँ। सकते हो। ठीक है, चलो तो 1/√3 एच की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। एच इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स और 10 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक ही टाइम होगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू x√3, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे फिर से, क्योंकि x के साथ 10 प्लस नहीं होगा, x के साथ 10 प्लस नहीं होगा, और ये x है तो ये कॉमन है, इसलिए इसको इधर लाएंगे, x माइनस x√3 इक्वल्स टू 10। तो देखो दोनों में x है तो x कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 माइनस √3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो अब क्या करोगे, x के साथ x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 10 1 माइनस √3, इस तरह से हो गया। तो हमने देखा था कि नीचे डिनोमिनेटर अगर रैशनल में होता है तो इसे रैशनलाइज करते हैं, मतलब क्या, सेम नंबर से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या कर लेते हैं, 10 1 प्लस √3 माइनस है तो प्लस से करेंगे, और 1 माइनस 3 और 1 प्लस √3। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, अब क्या करेंगे, ये x के साथ क्या था, 1/3 सॉरी 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई था, और इक्वल टू बन गया तो डिवाइड हो गया, इसे 10 डिवाइडेड बाई 1/3 हो गया यहाँ तक। अब क्या है, 1/√3 नीचे कभी भी रूट ओवर नंबर नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, एक प्रोसेस है
रैशनलाइज करना, ठीक है। उसमें क्या होता है, रैशनलाइज में जो रहता है वही नंबर क्या होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 माइनस रूट ओवर 3 था, तो इसका ऑपोजिट 1 माइनस रूट ओवर 3, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10, फिर 10 1 या 10 आ गया, और 10 रूट ओवर 3 आ गया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो x इक्वल टू 10, ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 1 प्लस रूट ओवर 3 बाई 1 से माइनस करोगे 2, राइट। 1 से 3 माइनस तो कैंसिल हो, 2 1 या 2 2 5 या 10, राइट। अब इधर करते हैं थोड़ा सा, इस साइड में दिख रहा है, तो साइड में कर देते हैं। और नहीं तो यहाँ पे कर देते हैं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है, यही आ गया। और माइनस ये क्या हो जाएगा, यही वाला वैल्यू होगा इसका। तो क्या नीचे 1 है ना, -1, तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 1 प्लस रूट ओवर 3 आ गया, यही आंसर है। और बता दिया है कि इसका वैल्यू ये है, रूट ओवर 3 का वैल्यू। तो रूट ओवर 3 का वैल्यू पुट करो, मिल जाएगा x -5 1 प्लस 1.73। तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 1 1 प्लस 1 2 2.73 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2.73 से, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, -5 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आएगा हमारा 13.65 मीटर। मल्टीप्लाई करोगी तो x का वैल्यू आएगा 13.65, ठीक है। x का वैल्यू क्या था, x किसके बराबर है, h के बराबर है। x किसके बराबर है, h के बराबर है, राइट। तो x का x किसके बराबर है, h के बराबर है। तो x का वैल्यू पता चल गया है 13.65 मीटर। तो h भी क्या होगा, देयरफॉर h का भी वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा 13.65 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, h क्या था, टावर है, और हाइट ऑफ टावर मिल गया, दैट इज आवर अंडरस्टूड।